नमस्कार, 22 का बादशाह में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कल चुनाव का आखिरी दौर है और मतदाता कल अपने वोट डालेंगे। पोलिंग पार्टियां जिलों के लिए रवाना हो चुकी हैं और अब मतदाता की बारी है। 9 जिलों की 54 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जानेंगे कि कल के दंगल की अपडेट और जानेंगे जनता का रुझान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम 22 का बादशाह की। सबसे पहले बात करेंगे दंगल कल। अब बात करेंगे कल होने वाले दिग्गजों के दंगल की। किसकी कितनी तैयारी है और जनता का रुझान इस बार कैसा है, इस पर आज हम बात करेंगे। अपने जिलों के कई रिपोर्टरों से जानेंगे 7वें चरण का आखिर क्या कुछ हाल है। धरातल की यदि हम बात करें तो धरातल में क्या कुछ समीकरण बैठ रहा है। 6 चरणों के चुनाव अब खत्म हो चुके हैं। पश्चिम से जो चुनाव शुरू हुआ था वो धीरे धीरे अब पूर्वांचल तक पहुंचा है और अलग अलग जगहों पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। ये तस्वीरें हैं कल की तैयारी के लिए। 7वां यानी कि आखिरी चरण कल उत्तर प्रदेश में चुनाव का है, मतदान का है। उसके लिए 9 जिलों की 54 सीटों पर जो मतदान होना है उसके लिए तैयारियां लगातार चल रही हैं। अब तक 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब मतदाता, जो पूर्वांचल का मतदाता है, वो किस ओर रुख करेगा, उस मतदाता का जो फैसला होगा उससे किस पार्टी को अधिक फायदा होने वाला है और किस पार्टी का बंटाधार होने वाला है, ये तो कल के मतदान के बाद ही पता चलेगा। परिणाम हालांकि 10 को आने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतदान के साथ साथ एक रुझान भी धीरे धीरे तय हो जाता है, जो अभी तक पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक हमें देखने को मिला है। तो बड़ी बात यहां पर यह है कि 9 जिलों की 54 सीटों पर जिन पर कल मतदान होना है, पूर्वांचल की ये तमाम सीटें अलग अलग पार्टियों का पहले गढ़ हुआ करती थी। भाजपा भी कहीं ना कहीं इन तमाम सीटों पर मजबूत मानी जाती है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, ये तमाम ऐसी सीटें हैं। वाराणसी के इर्द गिर्द जिस तरह से प्रधानमंत्री के सांसद होने से वहां बीजेपी के लिए माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, इसके अलावा आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, तो ये तमाम सीटें हैं पूर्वांचल की जिन पर कल मतदान होना है। तो लगातार 7वें चरण के लिए क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, क्या कल के हालात बनने वाले हैं, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सैयद कासिम जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा आशुतोष त्रिपाठी, संवाददाता मिर्जापुर से हमारे साथ हैं, और गिरीश पांडे, संवाददाता भदोही से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे और लगातार जिस तरह से हम पहले चर्चा कर रहे थे, यदि आखिरी चरण की बात करें तो अब पूर्वांचल तक चुनाव पहुंच चुका है। कल 54 सीटों पर चुनाव होने वाला है और ऐसे में जो समीकरण खासतौर से बनते हुए नजर आ रहे थे, इस बार किसी पार्टी की हवा नहीं चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी पहुंचने के बाद जो जन सैलाब, जन सागर वाराणसी में देखने को मिला है, उससे क्या लगता है आपको कि क्या बनारस और आसपास के जिलों में इस रैली का, उस जनसभा का, रोड शो का प्रभाव पड़ रहा है? प्रियंका जी, अगर रैली का प्रभाव देखा जाए तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में हमें कांग्रेस की हवा माननी चाहिए कि चल रही है। रैली और क्या कहते हैं, ये जो होती हैं रोड शो, ये पार्टियों की ताकत होती है और वो अपनी ताकत पूरी लगा के करते हैं। और मोदी जी चूंकि बहुत लोकप्रिय है, उनका निर्वाचन क्षेत्र है, और मोदी जी की लोकप्रियता में किसी तरह की कोई कमी अभी तक ना है, ना दिखाई दे रही है। मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी रैली और रोड शो को आधार माना जाना चाहिए आज कल होने वाले चुनाव के लिए। क्योंकि आपने और हमने देखा है कि प्रियंका गांधी ने जहां जहां रोड शो किए हैं वो मार्वलस भीड़ रखी है। उन्होंने कल जौनपुर में किया नदीम जावेद के लिए, उससे पहले लखनऊ में किया था सदर जाफर के लिए, या झांसी में किया। तो मैं नहीं समझता हूं कि रोड शो और रैली को हम आधार बना सकते हैं। और फिर बनारस की 7 विधानसभाएं और 7 विधानसभाओं के लिए अगर आप पैमाना माने, तो अगर हम इस रोड शो में मोदी जी के मान लें कि 1 लाख आदमी आ गया था जी, तो 15,000 आदमी एक विधानसभा से मान लीजिए, तो 1 लाख पर 15,000 का एवरेज एक विधानसभा से अगर निकाला जाए, तो इसको नतीजे के बनारस से लेकर जहां भी चुनाव हो रहा है, मेरा एक जो मैंने अभी तक वहां पे सर्वे किया है, तमाम रिपोर्टर से अपने बात की है, दूसरे लोगों से बात की है, और विशेषकर मैंने ऐसे क्षेत्रों में मैंने कोशिश ये की है कि जहां भाजपा का क्षेत्र हो, वहां सपा और बसपा वालों से पूछा जाए
और जहां सपा बसपा का क्षेत्र हो, भाजपा वालों से पूछा जाए, जी, जी, तो वहां जो नतीजा निकल गया, वहां जाति अपनी चरम सीमा पे। जी, इस वक्त जातीय जो उबाल है वो आखिरी चरण है, वो वाराणसी में देखने को मिल रहा है और हर सीट पे देखने को मिल रहा है। और ताज्जुब मत कीजिएगा कि अगर वाराणसी में 2 सीटें कांग्रेस भी निकाल ले, जो वहां का रुझान है, जिसमें एक अजय राय और एक सीट और है जहां पर कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है जी। तो मोदी जी बहुत अच्छे, उनका वक्तव्य, उनका अंदाज, उनकी लोकप्रियता, उनका चार्म। भाई भारत में ऐसा प्रधानमंत्री इतना चार्म वाला और इतनी लोकप्रियता वाला नहीं हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस चार्म का जो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में देखा है, एक विशेष जाति का जो वो असर था, उसका ही नुकसान पूरे पहले चरण से अब तक भारतीय जनता पार्टी को जो हुआ है और आने भी वाले कल में उसी का होगा जी। बाकी दूसरा कोई ऐसा आधार नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को नाकाम मान लिया जाए। तो ये मुझे नहीं लगता है कि इस रोड शो का कोई असर। जी बिल्कुल। आशुतोष भी हमारे साथ मिर्जापुर से बने हुए हैं। जी आशुतोष, कल के चुनाव की यदि हम बात करें तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्या कुछ समीकरण अब छठे चरण के बाद स्थितियों में बन रहे हैं। तो पश्चिम से जिस तरह से चुनाव शुरू हुआ था, सपा वर्सेस भाजपा तो चल रहा है, बाइपोलर चुनाव जरूर है, लेकिन जिस तरह सैयद जी भी कह रहे हैं कि कुछ कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, चाहे वो बसपा के कैंडिडेट के द्वारा हो या कांग्रेस के कैंडिडेट के द्वारा हो। मिर्जापुर में यदि हम बात करें तो क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी आपको हावी नजर आ रही है और क्या त्रिकोणीय मुकाबला कहीं आपको देखने को मिल रहा है? जी, हम आपको बता दें कि मिर्जापुर में 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटें में जो है पे तो सपा और भाजपा ही हावी है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं कि प्रत्याशियों के आने से त्रिकोणीय मुकाबला जो है यहाँ पे भी बन रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें मझवा विधानसभा सीट की, तो मझवा विधानसभा सीट में सपा ने आखिरी तक जो है अपने कैंडिडेट को क्लियर नहीं किया था। जब आखिरी दिन आया तो उन्होंने अपने कैंडिडेट को उतारा। तो यहाँ पे भी जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो है बसपा, सपा और भाजपा जो है कुछ सीटों पे जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें मझवा विधानसभा सीट की, तो मझवा विधानसभा सीट से सपा से रोहित शुक्ला जी है, जो कि पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और हार गए थे, लेकिन इस बार भी सपा ने उन्हीं को टिकट दिया है। उसके बाद यहाँ पे भाजपा गठबंधन की पार्टी की निषाद पार्टी के प्रत्याशी हैं विनोद कुमार बिंद। विनोद कुमार बिंद पहले सपा में थे, लेकिन सपा से इनको टिकट नहीं मिला, तो फिर इनको निषाद पार्टी ने टिकट दे दिया। अब भाजपा गठबंधन से जो है यहाँ पे मझवा विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए। और वहीं हम बात करें बसपा से, तो बसपा से पुष्पलता बिंद जी हैं, जो कि करीब 1.5 सालों से जो है ये भी मेहनत कर रही थी। तो हम बात करें मझवा विधानसभा क्षेत्र की, तो मझवा विधानसभा क्षेत्र में भी सपा, बसपा और भाजपा, इन तीनों में जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वही हम बात करें 96 विधानसभा क्षेत्र की, तो 96 विधानसभा क्षेत्र में भी जो है कांग्रेस से भागवती प्रकाश चौधरी हैं, भाजपा से अपना दल से गठबंधन से भाजपा अपना दल गठबंधन से अपना दल प्रत्याशी राहुल कोल जी है, जो वर्तमान विधायक भी हैं। बोल दो कि है लाइव पे। और वहीं अगर सपा से बात करें तो सपा से कीर्ति कोल है, जो पिछली बार लड़ी थी, इस बार चुनाव हार गई थी। तो हम भी बात करें तो यहाँ से भी जो है 96 विधानसभा सीट से भी जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो ये 2 सीट जो है 96 और मझवा जो क्षेत्र है, ये 2 सीट पे जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और बाकी सीटों पे जो 3 सीटें हैं, अगर हम सदर की बात करें, मिर्जापुर सदर सीट की, तो यहाँ पे मुकाबला केवल सपा और भाजपा में है। वहीं अगर हम बात करें चुनाव की, तो चुनाव में सपा गठबंधन प्रत्याशी जो अपना दल कैमरावादी के हैं, वो वहां से उनके और भाजपा के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। लगातार दंगल कल 22 का बादशाह में हम बातचीत कर रहे हैं। कल आखिरी चरण का चुनाव है। आखिरी चरण में अब क्या कुछ समीकरण धरातल पर इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, अपने संवाददाताओं से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी।
पहाड़ की जनता ने किसे चुना, किसकी बनेगी सरकार, उत्तराखंड का अगला सीएम कौन। देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल, उत्तराखंड का किंग कौन। 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से 22 का बादशाह में बहुत स्वागत है आपका। दंगल कल को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और तमाम जगहों पर क्या कुछ स्थिति ताजा बन रही है 6वें चरण के बाद, वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हैं। सैयद कासिम जी वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं, आशुतोष त्रिपाठी मिर्जापुर से हमारे साथ हैं और गिरीश पांडे संवाददाता भदोही से हमारे साथ है। गिरीश, भदोही की यदि हम बात करें तो क्या कुछ ताजा स्थिति वहां पर बनती हुई आपको नजर आ रही है? कौन सी पार्टी हावी है? लगाओ प्रवीण जी फोन करना, प्रवीण जी ड्यूटी से। जी गिरीश, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? गिरीश तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम वापस लौट कर आएंगे। सैयद जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सैयद जी, जिस तरह से हम अलग अलग जगहों की स्थितियां जानने का प्रयास कर रहे थे, तो आपका भी जिस तरह से कहना है कि कांग्रेस यदि सीटें निकाल ले तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी मेहनत करती हुई नजर आ रही है, यकीनन पहली बार तमाम सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन ऐसे में सफलता कुछ सीटों पर मिलना तय है। ऐसा हो सकता है कि कुछ सीटें निकाले, हालांकि तमाम लोगों के द्वारा जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें कांग्रेस को कमजोर ही माना जा रहा है, कहीं मुकाबले में माना नहीं जा रहा। लेकिन यहां पार्टी से इतर ये प्रत्याशी दमदार हो सकता है ऐसा हो, और यही वजह है कि कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन बाकी जगहों पर यदि हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव बाइपोलर ही नजर आ रहे हैं। पूर्वांचल में भी यही स्थिति बन रही है। बसपा को लेकर कई लोगों का यह कहना है कि साइलेंट तरीके से ये गेम खेला जा रहा है और आखिरी में कहीं ना कहीं बाजी पलट सकती है, किंग मेकर की भूमिका में भी हो सकते हैं। इसको लेकर क्या कहना है आपका? सैयद जी फोन को अनम्यूट करिएगा। बसपा को लेकर जिसकी जो भी प्रतिक्रिया हो, बहुजन समाज पार्टी को मैंने बहुत करीब से देखा है, 35 साल 30 साल मैंने इसे देखा है, मैंने काशीराम के जमाने से लेके आज तक। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का अपना एक तरीका है कि वो अपने कैडर को मजबूत रखते हैं और कैंडिडेट की बिरादरी पे वो डिपेंड करते हैं। कैंडिडेट किस बिरादरी का है ये देखा जाता है। आपने देखा होगा कि आजमगढ़ और मऊ में बहुजन समाज पार्टी ठीक लड़ रही है, अम्बेडकर नगर बहुजन समाज पार्टी ठीक लड़ के आई है। और प्रियंका जी, मैं आपको बताऊं कि जहां पर चुनाव आपको देख, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के पीछे, जैसे जफराबाद आप विधानसभा देखिएगा तो ओम प्रकाश राजभर एक मजबूत गठबंधन के नेता है। ओम को घेरने के लिए वहां बसपा की जो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मतदाता उनके पीछे लामबंद हो रहा है। तो ऐसा कई सीटों पे देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी या यूं कह लीजिए समाजवादी पार्टी का जो एंटी वोटर है, और वहां पर अगर सपा का कोई इस तरह का उम्मीदवार है तो उसके लिए, जैसे मुख्तार अंसारी की सीट पे आप देखिए, वहां बसपा का भीम राजभर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पे भी ये चीज देखने को मिल रही है। और बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मायावती को देखा गया कभी उन्होंने किंग मेकर वाली भूमिका निभाई नहीं। तो किंग या क्वीन बनने में विश्वास रखती है। अगर ऐसे कुछ हालात पैदा होते हैं तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में क्वीन या किंग का जो राज होगा वो लेने के लिए वो अपने घर बैठेंगे, जो आएगा उससे वो लेने के और प्रयास करेंगे, और जो दे देगा उससे वो ले लेंगे। जी जी। और जो हालात यूपी के देखे, लेकिन क्या 325 भारतीय जनता पार्टी 125 सीट पे आके रुक जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अगर 150 प्लस आए तो फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास बहुमत नहीं है। इस बात को हर आदमी को स्वीकार करना होगा। 10 तारीख को ये सारी चीजें साफ। ठीक है सैयद जी, आपके पास आते हैं। सवाल एक और भी है, लेकिन हमारे साथ इससे पहले रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ताजा स्थिति क्या है। अरविंद दुबे हमारे साथ सोनभद्र से जुड़े हैं। जी अरविंद, सोनभद्र की स्थितियों की यदि हम बात करें तो क्या स्थिति आपको ताजा नजर आ रही है? कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी कल हावी नजर आ रहा है आपको? देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ सोनभद्र में चारों सीटों पर भाजपा से ही सबकी लड़ाई है। प्रमुख हावी अगर कहें तो चारों सीटों पर भाजपा है, लेकिन मुकाबले की बात करें अगर, दोनों का मतलब एक है, तो मुकाबले की बात करें तो सदर विधानसभा त्रिकोणी है, वही दिल्ली में भी लगभग त्रिकोणी है। ज्यादा हावी अगर बात करें तो
भाजपा है, लेकिन एक तरफा कहीं नहीं है। आप बिल्कुल यह नहीं कह सकते कि नहीं ये प्रत्याशी यहाँ से जीत रहा है, या किसी के लिए नहीं कह सकते। तो कुछ प्रियंका, कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ की है चारों विधानसभा पे, कुछ यही स्थिति है। यह बात अलग है कि कई जगह पे कांग्रेस प्रियंका गांधी का लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बिल्कुल सक्सेस है, जो कांग्रेस बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे हो गई थी, खासकर सोनभद्र तो जीवित हो गया। अगर जीवित हुआ है तो प्रियंका गांधी के कारण से जीवित हुआ है। काफी लोगों ने कांग्रेस में काम करना अभी नए नए चालू किया। सोनभद्र में कांग्रेस कह सकते हैं कि नए सिरे से ऊर्जा आ रही है कांग्रेस में। और कांग्रेस की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी सोनभद्र के घोरावल विधानसभा पे रही, राजघराने को सीट दे दी गई, जहां से माना जा रहा है कि जीत हार का हो सकता है कि आंकड़ा किसी के पाले में बाजी चली जाए, लेकिन राजपुर राजघराना यहाँ चर्चित है सोनभद्र। और उस राजघराने परिवार से अगर प्रत्याशी जो उतरे हैं तो माना जा रहा है कि वहां कांग्रेस भी एक अच्छी खासी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल। अंतिमा हमारे साथ वाराणसी से बनी हुई है। जी अंतिमा, वाराणसी की यदि हम ताजा स्थितियों की बात करें तो कितने प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ कौन सी पार्टी आपको हावी नजर आ रही है वाराणसी में? जी आपको बता दें कि अगर वाराणसी की बात की जाए चुनाव को लेकर के, तो यहाँ 8 विधानसभा में सभी पार्टियों के प्रत्याशी अलग अलग हैं। और यहाँ पे अगर हावी करने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपको भाजपा ज्यादातर जो है हावी दिखाई देगी, क्योंकि जो है कि भाजपा इसके पहले भी कई सारे कार्य कर चुकी है और आगे भी कर रही है। और जो भाजपा में जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो भी कहीं ना कहीं काम किए हुए हैं, लोग नहीं भी काम किए तो उन्हें पार्टी के अनुसार जो है मिला हुआ है और उन्हें वोट उसी तरह से मिलेगा। और टक्कर की बात की जाए तो भाजपा और सपा में बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दिख रही है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो है काशी में जो है कि बड़े बड़े दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला था। यहाँ पर प्रियंका गांधी समेत जो है राहुल गांधी सभी ने जो है कि रैलियां निकाला था और अपने पार्टी को आगे दिखाने को लेकर के जो है कि काशी में उतरी थी। और प्रियंका गांधी की बात करें तो उन्होंने वो नारा लेकर चलती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेकर चलती है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये महिलाओं के ऊपर कुछ प्रभावशाली पड़ सकता है, क्योंकि वो एक तरीके से महिला है, महिलाओं के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। और वो जो है कि ये भी कहती है कि हम जीत जाने के बाद स्कूटी देंगे तो मंथली में जो है कि सिलेंडर फ्री देंगे, 2-3 सिलेंडर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बीजेपी और सपा कांग्रेस कहीं ना कहीं सब अपने अपने वादे करते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पार्टी किसकी अब बनेगी वो अलग बात है, मगर अगर भारी पड़े तो भाजपा और सपा दोनों को मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इस बीच में अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं हट रही है, क्योंकि महिला होकर के यहाँ कांग्रेस की जो है कि मेन आकर के यहाँ पे प्रियंका गांधी ने खुद जो है कि रैली किया था और यहाँ पे जनता को संबोधन किया था, काशी विश्वनाथ का दर्शन किया था। तमाम दिग्गज यहाँ बनारस में आपको देखने को मिले थे, बाबा का आशीर्वाद लिए थे। अब देखना यह है कि 10 तारीख के बाद बाबा का आशीर्वाद किसे कितना मिलेगा, किसके सर पर होगा ये उत्तर प्रदेश का राज मुकुट, किसके सर पे सजेगा ये राज तिलक। जी बिल्कुल। अंतिमा बने रहिएगा हमारे साथ, आप सभी बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो 22 का बादशाह में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, कल आखिरी चरण का 7वें चरण का चुनाव है और ऐसे में क्या कुछ ताजा स्थिति पूर्वांचल की अलग अलग जगहों की बन रही है उसको लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं हम। लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पहाड़ की जनता ने किसे चुना, किसकी बनेगी सरकार, उत्तराखंड का अगला सीएम कौन? देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल, उत्तराखंड का किंग कौन, 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका 22 का बादशाह में। दंगल कल को लेकर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम संवाददाता बने हुए हैं। सीधे एक बार फिर से आशुतोष का रुख करेंगे। जी आशुतोष, जिस तरह से हम लगातार बातचीत कर रहे थे और सैयद जी से भी हमारी बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि बसपा किंग मेकर की भूमिका में तो नजर नहीं आएगी, क्योंकि किंग बनने की लालसा हमेशा बसपा सुप्रीमो मायावती की रहती है। लेकिन 10 साल हो गए हैं उनको सत्ता से बाहर हुए, इस बार की क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? किंग तो बनने की स्थिति यहाँ पर बसपा की नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है आपको कि क्या
जो वोट बैंक अपना है वो बचा पाएंगे या नहीं? जी, हम आपको बात करें कि यहाँ मिर्जापुर की अगर बात करें तो मिर्जापुर में बसपा के जो है अच्छे खासे मिर्जापुर में, और इसी का नतीजा है कि मायावती ने जो है 1 मार्च को यहाँ पे अपनी जनसभा का आयोजन किया था। उनकी जनसभा में विशाल भीड़ आपसे अनुरोध करेंगे, अरविंद आपसे अनुरोध करेंगे फोन को आप म्यूट कर दें। अरविंद आपसे अनुरोध करेंगे फोन को आप म्यूट कर दें। जी आशुतोष, आप कंटिन्यू करें। उनकी जनसभा में विशाल जो है उनकी विशाल जनसभा में जो है अच्छी खासी भीड़ देखने को मिला था। और जो दलित समुदाय जो शुरू से ही मायावती के साथ जुड़े हैं और जुड़ते चले आए हैं, मायावती ने हालांकि जो है सर्वधर्म समझाया का नारा लेके चल रही है, लेकिन अधिकतर संख्या में देखिए जो मायावती के वोटर है, बसपा के वोटर हैं, वो आज भी जो है मायावती के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी जो है इसी का नतीजा है कि हर सीट पे बसपा का जो है प्रभाव रहता है। हम अगर 5 विधानसभा की बात करें तो 5 विधानसभा में बसपा अगर पहले नंबर पे नहीं आती है तो वो पिछली विधानसभा की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पिछली विधानसभा में किसी विधानसभा में दूसरे नंबर पे तो किसी में तीसरे नंबर पे आई थी बसपा। और इस विधानसभा की अगर बात करें 2022 की बात करें तो 2022 में भी कई विधानसभाओं में बसपा जो है अन्य पार्टियों को कड़ी टक्कर दे रही है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं बसपा जो है किंग मेकर या किंग की भूमिका में निभा सकती हैं। तो वो जरूर से ही हर जगह, हर जिले में, मिर्जापुर जिले में हर विधानसभा सीटों में बसपा जो है अपनी जो है भूमिका निभा रही है। जी बिल्कुल। अंतिमा, वाराणसी की यदि हम बात करें तो अभी तक जितने 6 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें आखिरी के 3-4 चरणों में वोट प्रतिशत यदि देखा जाए तो बहुत कम रहा है। लगातार जो कवायद की गई थी, हालांकि कोशिश बहुत ज्यादा नहीं की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जितने प्रतिशत पिछले चुनाव में हुआ था उससे कुछ कम ही वोटिंग हुई है। वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर क्या कुछ प्रशासन के द्वारा काम किए गए हैं? अगर जैसे आप वोटिंग प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो वोटिंग प्रतिशत को लेकर के अगर जिस जिले का अगर जो जनता है, अगर मिर्जापुर के जिले की बात कर रहे हैं तो मिर्जापुर में तो जो जनता है वो यहाँ वाराणसी में आके रह रहा है तो वाराणसी में वोट नहीं दे सकता है, इसलिए वहाँ की जो है कि वोट प्रतिशत कम हो सकती है। मगर अगर यहाँ की जनता जो मिर्जापुर के यहाँ आकर वाराणसी में बची है फिर यहाँ से वहाँ जाएगी, अपना वोट का मत का जो है कि वहाँ उपयोग करने के लिए जाती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। और यहाँ की जनता अगर वहाँ से यहाँ आती है तो यहाँ का भी वोट प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्रदेश के लोग अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं। तो इस वजह से कहीं कहीं ऐसा होता है कि वहां पे वो पहुंच नहीं पाते हैं। अगर कोई बाहर रहता है तो उस एक घर के 4 लोग अगर 10 लोग हैं अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो वहां का वोट प्रतिशत कुछ घट सकता है। मगर अगर आसपास के जिलों में अगर कुछ लोग रहते हैं जो अगर वहां पहुंच पाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें वोट प्रतिशत में बढ़ावा मिल सकता है। अंतिमा, जागरूकता के लिए क्या कुछ किया गया है वाराणसी में? जी, अगर जागरूकता करने के लिए अगर बात करती हैं तो यहाँ पे स्कूल से लेकर कॉलेजों तक जो है बच्चे जो है कि नाटक के जरिए, नृत्य के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। तो अगर आप अपना वोट दो, अपना अधिकार दो, ये एक कानूनी अधिकार है कि आप जो है कि किसी को भी अपना राजनेता चुन सकती हैं। अगर किसी को इस बारे में अगर जानकारी नहीं होती है कि हम वोट सिर्फ नॉर्मली एक होता है कि जाकर वोट देकर चले आओ, तो ये अलग बात होती है। मगर जिसको इसका संपूर्ण अगर ज्ञान रहेगा कि हम वोट दे रहे हैं, हमारा ये अधिकार है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि आपका वोट कितना बड़ा मायने रखता है। इसे लेकर के अगर किसी को अगर पता नहीं रहता है तो यहाँ पे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को जो है कि अभी कुछ दिन पहले वोट से पहले ही जो है अंतिमा आपके पास आते हैं। आशुतोष, मिर्जापुर की यदि बात करें तो क्या डीएम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इस तरह की कुछ कवायद की गई है वहां पर? जी, अगर हम मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर के प्रशासन जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लचकार, मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा के द्वारा जो है यहाँ पे जनताओं को वोट के लिए बहुत अधिक जागरूक किया गया। अगर हम बात करें उनके जागरूकता अभियान की तरफ तो यहाँ पे वोट फॉर रैली का वॉक फॉर वोट रैली का आयोजन किया गया था। पैदल यात्रा करके नगर में जो है जनता को जागरूक किया गया था। वोट फॉर वोट के माध्यम से जो है यहाँ पे लोगों को जागरूक किया गया था। गंगा नदी में जो है वोट के माध्यम से आसपास की गंगा किनारे जनताओं को जो है जागरूक किया गया था। क्रिकेट खेल प्रतियोगिता के माध्यम से जो है यहाँ पे खेल प्रतियोगिता करा के पत्रकार वर्सेस प्रशासन का भी जो है मैच करा के जो है वोट मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता को जागरूक किया गया था। पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई थी, लेखन प्रतियोगिता कराया गया था। साथ ही साथ सभी स्कूलों कॉलेजों में बच्चों से एक जो है लेटर लिखवाया गया था कि आप जाके अपने माता पिताजी से जो है एक साइन करा के लाइए
कि आप जो है 7 मार्च को वोट करने जरूर जाएंगे। तो हम यहाँ अगर बात करें तो प्रशासन के द्वारा यहाँ की जनताओं को इस बार बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बड़े स्तर पे जो है मतदान के लिए, मतदान वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए, मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। जी बिल्कुल आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अंतिमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गिरीश जी जुड़े हुए थे और साथ ही साथ सैयद कासिम जी जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लगातार 22 का बादशाह में बातचीत कर रहे थे। कल 7वें चरण का चुनाव है, आखिरी चरण का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब कल मतदाताओं को प्रत्याशियों के पक्ष में या विपक्ष में जिस तरह से भी वोट करना है वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे, अपने हित के लिए वोट करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद 10 मार्च का इंतजार करना होगा आखिर किसके सर सजेगा उत्तर प्रदेश का ताज। तो फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।